और गुलामी से जुड़े सभी दस्तावेज जला दिए। उन्होंने खुद को आजाद घोषित कर दिया। आग की गर्मी और धुएं की तेज बदबू से हमारे हीरो को होश आने लगा। कैद से बाहर निकलते ही उसने चारों तरफ तबाही का मंजर देखा। वहाँ उप रक्षा मंत्री का बेजान शरीर था, जिसे फांसी पर लटकाया गया था। उसके सीने में राजा की दी हुई तलवार घड़ी हुई थी, जिस पर जोंग रइयो का नाम लिखा था। लेकिन ये काम गुलामों का था। हमारे हीरो ने जीवित बचे लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ नीले रंग का लबादा मिला। तभी उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी और सामने जोंग रइयो की पत्नी और जोंग रइयो का नन्हा बच्चा अब भी जिंदा था। लेकिन उसकी पत्नी डर के मारे हमारे हीरो को अपने पास आने नहीं देती। उसने उसके हाथ में खूनी हथियार देखा और भी डर गई। वो गुलामों से नफरत करती थी। हमारा हीरो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो उसे गालियां देने लगी। उसने कहा कि तू एक जानवर है, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छू। ये कहकर वो आग के बीच फंस गई और भयानक दर्द के साथ वहीं मर गई। उसी समय ई परिवार के वफादार सैनिक महल पहुंचे। उन्होंने देखा कि हमारा हीरो वहां से भाग रहा है। उन्होंने गलत समझ लिया कि उसने ही सब कुछ तबाह किया है और जोंग रइयो के पूरे परिवार को मार डाला है। वो सैनिक तुरंत निकल पड़ा और ये खबर जोंग रइयो तक पहुंचा दी। इस गलत फहमी ने 10 साल पुरानी दोस्ती को पूरी तरह तोड़ दिया। दुख और गुस्से ने जोंग रइयो को एक निर्दयी योद्धा बना दिया। अब वो अपना काम बहुत सख्ती और क्रूरता से करने लगा। इसी वजह से राजा सोंजो को उस पर और ज्यादा भरोसा हो गया। दूसरी ओर हमारा हीरो राजमहल के सामने पहुंचा। वहाँ आम लोग पूरी तरह निराश हो चुके थे। उन्होंने गुस्से में आकर महल को आग लगा दी। वो उस राजा से नफरत करते थे जो युद्ध के समय उन्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। कुछ विद्वानों ने हमारे हीरो को नीला लबादा पहने देखा। उन्होंने समझा कि वो कोई ऊंचा अधिकारी है, इसलिए उन्होंने हमारे हीरो से विनती की कि वो लोगों की सेना का नेतृत्व करे और हमलावरों के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद करे। हमारे हीरो ने चुपचाप ये जिम्मेदारी कबूल कर ली, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना आसान नहीं था। कोई भी अपनी जान देश के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं था। इसीलिए हमारे हीरो ने एक घोषणा की कि जो आम लोग लड़ाई जीतने में मदद करेंगे उन्हें सरकारी पद दिए जाएंगे और गुलामों को आजादी मिलेगी। ये सुनते ही ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में शामिल होने लगते हैं। हमारा हीरो हथियारों की तलाश में महल के भंडार तक जाता है ताकि दुश्मन से मुकाबले की तैयारी हो सके। जब जापानी सेना राजधानी के पास पहुंचती है तो हमें केंशिन नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो मास्क पहने हुए था। वो ही सेना का कमांडर है। वो जोसोन पर अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने सेना को सब कुछ तबाह करने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान एक पकड़ी गई ओजा केंशिन को श्राप देती है। वो कहती है कि देख लेना कमीने, तेरी ही तलवार तेरे गर्दन के आर पार की जाएगी। केंशिन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि मैं इसे याद रखूंगा। इसके बाद वो उसके साथ वही करता है जैसा उसने कहा कि उसके साथ होगा, ताकि अपनी क्रूरता दिखा सके। उधर दूसरी तरफ आम लोग भयानक मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि राजा सोंजो का काफिला उनका खाना छीन लेता है। अब लोगों का राजा से भरोसा टूट जाता है। वो गुस्से में पत्थर फेंकते हैं और राजा को गालियां देते हैं। राजा की रक्षा कर रहे सैनिक विरोध करने वालों को जबरदस्ती दबाते हैं। फिर राजा को नाव पर चढ़ाकर नदी पार कराई जाती है। जो आम लोग साथ जाने की गुहार लगाते हैं उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। इस घटना से बच निकलने के बाद राजा सोंजो आदेश देता है कि घाटी को जला दिया जाए और आसपास के घरों को जला दिया जाए ताकि कोई पीछा न कर सके, क्योंकि वो राजा के नाम पर एक बहुत बड़ा फट्टू है। खैर, इधर जब हमारा हीरो कुछ सैनिक और हथियार इकट्ठा कर लेता है तो वो युद्ध की रणनीति बनाता है। वो बहादुरी से लड़ाकों का नेतृत्व करते हुए दुश्मन सेना पर हमला करता है। हालांकि उसकी तरफ सिर्फ धनुष और साधारण हथियार होते हैं, जबकि जापानी सेना बंदूकों से हमला करती है। लेकिन हमारा हीरो एक महान योद्धा की तरह ऊंचाई से कूदकर चारों तरफ से घिरे दुश्मनों को बेरहमी से काटना शुरू कर देता है। वो अकेले 10-20 को लपेट लेता है। ये देखकर गेंशिन की फट जाती है, इसलिए वो हमारे हीरो को जिंदा पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। वो घुड़सवार सैनिकों को आगे भेजता है, लेकिन हमारा हीरो उन्हें भी काट डालता है। ये देखकर गेंशिन की ओर भी फट जाती है। लेकिन इतने में ही हमारा हीरो हर खतरे को पार करते हुए सीधे सेनापति के पास पहुंच जाता है। सेनापति उससे उसका पद और नाम पूछता है। हमारा हीरो निडर होकर जवाब देता है, राजा के हिसाब से मेरा पद कुत्ता है और मेरा नाम है हैवान। इतना कहकर वो हमला कर देता है। इसी दौरान गेंशिन उसकी तलवारों पर खुदा हुआ नाम देख लेता है, ई जोंग रियो। दोनों के बीच बराबरी की जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन हमारे हीरो से एक गलती हो जाती है और उसकी तलवार हाथ से छूट जाती है। वो तुरंत उसे फिर से पकड़ लेता है। उसी छलांग में वो दुश्मन का हेलमेट भी तोड़ देता है, लेकिन उसका शरीर चट्टान से फिसलकर नीचे नदी में गिर जाता है। गेंशिन बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी किसी दुश्मन को जिंदा बचने नहीं दिया था। अब 7 साल बीत जाते हैं। युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन पीछे सिर्फ तबाही और खंडहर रह जाते हैं। हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि उन्हें मृत शरीरों तक को भूख मिटाने के लिए खाना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए लोग एक दूसरे का सहारा लेने लगे, लेकिन राजा सोंजो को जनता के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ अपने महल को दोबारा बनवाना चाहता था। जोंग रियो लगातार राजा की सेवा करता रहा
और उसका पद भी ऊंचा होता गया, लेकिन हमारे हीरो के प्रति उसकी नफरत अब भी खत्म नहीं हुई थी। राजा ने एक बार जोंगरियो से कहा था, नीच लोगों की कभी ज्यादा तारीफ मत करना, जैसे ही उन्हें लगे कि वो खास बन गए हैं वो बेलगाम हो जाते हैं। ये सुनकर जोंगरियो को अतीत याद आ गया। उसकी पत्नी ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि हमारे हीरो के ज्यादा करीब ना जाए। तब जोंगरियो ने विरोध किया था और कहा था, जब इंसान कुत्ते से दोस्ती कर सकता है तो किसी दास से दोस्ती क्यों नहीं। लेकिन कहानी से पता चलता है कि हीरो ने उन दोनों की ये बातचीत सुन ली थी। उसने जोंगरियो की पत्नी के शब्द भी सुने जो नफरत से भरे हुए थे। वो औरत अपने पति से कहती है, कुत्ते पालने के लिए होते हैं और दास काम करने के लिए। उस समय जोंगरियो इस सोच से सहमत नहीं था, लेकिन अब उसे अफसोस और गुस्सा था कि उसने कभी हमारे हीरो जैसे नीच इंसान पर भरोसा किया और उसे दोस्त माना। अब कहानी हमारे हीरो की ओर मुड़ती है। वो धर्म की रक्षा करने वाली सेना में शामिल हो चुका था। इस सेना में हर वर्ग के लोग थे, उच्च अधिकारी, विद्वान, आम लोग और दास, सब मिलकर एक सेना बने थे जो दुश्मनों से लड़ने और देश की रक्षा करने के लिए खड़ी हुई थी। जब युद्ध पूरी तरह खत्म हो गया तो अब वो सब एक दूसरे से अलग होने की तैयारी करने लगे। सब लोग अपने अपने इलाकों में वापस बसने की तैयारी कर रहे थे। तभी वॉक पर निकले सैनिकों को कुछ जापानी सैनिक दिखाई दिए जो अब भी बचे हुए थे और स्थानीय लोगों का भेष बनाकर उनके कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। हमारे हीरो और उसके साथियों ने तुरंत योजना बनाई और ज्यादा संख्या में लोगों के साथ उन पर अचानक हमला कर दिया। इस वजह से दुश्मनों को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। उसी दौरान जापानी सेनापति गेनशिन भी सामने आ गया। वो हमारे हीरो को अब भी पहचानता था। बिना देर किए उसने तलवार से मुकाबला करने की चुनौती दी ताकि अपनी ताकत और स्किल दिखा सके, लेकिन इस बार हमारे हीरो ने ही उसके चेहरे पर गहरा जख्म बना दिया। लड़ाई जारी ही थी कि बहादुर योद्धा महिला बॉम्ब थियनजी बीच में आ गई। उसने फंदों और जाल की मदद से जापानी सेनापति को पकड़ लिया। ये सब बुजुर्ग नेताओं के आदेश पर किया गया था ताकि गेनशिन को जिंदा पकड़कर अपने समूह की बहादुरी का सबूत बनाया जा सके, क्योंकि गेनशिन वही योद्धा था जिसे नाक काटने वाला दानव कहा जाता था। वो लोगों में डर फैलाने के लिए दुश्मनों के नाक काट दिया करता था। हमारे हीरो और उसके साथियों को जापानी सैनिकों द्वारा लूटी गई कई कीमती चीजें भी मिली। एक बुजुर्ग अधिकारी चाहता था कि ये सारी चीजें राजा को लौटा दी जाए ताकि बदले में सामान्य लोगों को सैनिक पद मिल सके और दासों को आजादी दिलाई जा सके। लेकिन बॉम्बथंग को गवर्नमेंट और राज दरबार पर भरोसा नहीं था। वो चाहती थी कि इन खजानों को भोजन के बदले में इस्तेमाल किया जाए ताकि गरीब और भूखे लोगों की मदद हो सके। उसने ये भी सुझाव दिया कि सब मिलकर एक नई जगह बसें और एक